Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. आज हम स्टेरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे जो कि है सेकंड डिसऑर्डर मोटर डिसऑर्डर्स का। इस डिसऑर्डर में रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती हैं, स्टेरियोटिपिक मूवमेंट जो बार बार हो रही होती हैं, सेम मूवमेंट हो रही हो, ये क्या हैं, ये पर्पसलेस होती हैं। इन रिपीटेटिव मूवमेंट्स और रिदमिक मूवमेंट ये पर्पसलेस मूवमेंट होती हैं। इस डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए जो है ये जो मूवमेंट्स हैं इनको जो है वो 4 वीक्स तक प्रेजेंट होना लाजमी है। इस डिसऑर्डर के अंदर जो है ऐसी मोटर मूवमेंट्स होती हैं जिसका कोई पर्पस नहीं होता, ये पर्पसलेस होती हैं। क्राइटेरिया ए है स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर का रिपीटेटिव seemingly driven and apparently purposeless motor behavior, for example hand shaking or waving, body rocking, head banging, self biting, hitting on body। इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें जो है वो रिपीटेटिव मूवमेंट और पर्पसलेस मूवमेंट हो रही होती हैं। इसमें ऐसा लग रहा होता है कि ये बच्चा जो है ये ख़ुद कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बच्चे जो हैं ये ख़ुद नहीं कर रहे होते, ये इनके कंट्रोल में नहीं होती ये चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रॉकिंग, जिस्म का लरज़ना, बैंगिंग द हेड, वो अपना सर जो है वो दीवार पे मारते हैं, ये ज़मीन पे मारते हैं बार बार। सेल्फ बाइटिंग करते हैं, नेल बाइटिंग करते हैं, सेल्फ हिटिंग करते हैं। हैंड शेकिंग और वेविंग हो सकती है, माउथिंग ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। उसके अलावा हाथों को फ्लिपिंग या वेविंग कर रहे होंगे ये बच्चे। क्राइटेरिया बी है द रेपिटेटिव मोटर बिहेवियर इंटरफेरेंस विद सोशल, academic or other activities and may result in self-injury। अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया बी, रेपिटेटिव मोटर बिहेवियर जो हैं इन बच्चों की सोशल लाइफ को डिस्टर्ब कर रही होती है, ठीक है। इनकी सोशल लाइफ के साथ जो है एकेडमिक स्किल्स और अदर एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी डेली लाइफ की, ठीक है, स्कूलिंग से रिलेटेड जो है वो इनकी लाइफ पे जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही होती है। क्राइटेरिया सी है ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इन द अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड। इन सिम्टम्स का जो ऑनसेट है वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्राइटेरिया डी है द रेपिटेटिव मोटर बिहेवियर इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन and is not better explained by another neurodevelopmental or mental disorder, for example trichotillomania, hair pulling disorder, obsessive compulsive disorder। According to criteria D, रिपीटेटिव मोटर बिहेवियर जो है हम स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर तब डायग्नोस करेंगे जब कोई और डिसऑर्डर या कोई और कंडीशन जिसमें जो है वो हम लोगों को इन सिम्टम्स की नहीं मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो सब्सटेंस यूज़ की वजह से, या जो है वो साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, या कोई और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की वजह से जो है सिम्टम्स नहीं आ रहे होंगे, तो तब जो है वो हम स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस करेंगे। इसके अलावा जो है वो 3 लेवल्स हैं सवेरिटी के स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर में: माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर। माइल्ड सिम्टम्स आर इजीली सप्रेस्ड बाय सेंसरी स्टिमुलस और डिस्ट्रैक्शन। माइल्ड लेवल के जो बच्चे हैं इनका रिपीटेटिव और पर्पसलेस मूवमेंट जो है उनको जो है वो आप इजीली सप्रेस्ड कर सकते हैं और डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी भी सेंसरी स्टिमुलस और डिस्ट्रैक्शन की वजह से बच्चे की मूवमेंट को जो है वो आप रोक सकते हैं। सेकंड जो लेवल है मॉडरेट, सिम्टम्स रिक्वायर एक्सप्लिट प्रोटेक्टिव measures and behavioral modification।
मॉडरेट में जो सिम्टम्स हैं, रिपीटेटिव मूवमेंट्स हैं, वहाँ पे आपको प्रोटेक्टिव मेजर्स की भी ज़रूरत होगी ताकि जो है वो आप बच्चे को रोक सकें और डिस्ट्रैक्ट कर सकें। सेकंड जो है वो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन का भी जो है वो यूज़ होगा। जो सिवियरिटी लेवल है, इसमें जो बच्चे हैं इनके जो सिम्टम्स हैं ये बहुत ज़्यादा सीवियर होंगे, ठीक है। रिपीटेटिव और पर्पसलेस मूवमेंट जो है वो हो रही होंगी, तो फिर जो है वहाँ पे आपको जो है कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और प्रोटेक्टिव मेजर्स जो है मेजरमेंट उनका भी यूज़ करना होगा। ये भी देखना होगा कि बच्चा जो है वो ख़ुद को नुकसान ना पहुंचा पाए कहीं। इस डिसऑर्डर में 2 टाइप्स के स्पेसिफायर्स आते हैं। फर्स्ट है विद सेल्फ इंजरी बिहेवियर और जो सेकंड है वो विदाउट सेल्फ इंजरी बिहेवियर। इस डिसऑर्डर में जो है ना वो 2 तरह के जो बच्चे हैं वो बिहेवियर शो कर रहे होंगे। जो फर्स्ट है इसमें जो बच्चे हैं वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होंगे, जो कि विद सेल्फ इंजरी बिहेवियर है, और जो सेकंड है विदाउट सेल्फ इंजरी बिहेवियर। इन बच्चों को जब हम ने जो है वो डायग्नोस करना होता है तो फिर स्पेसिफायर लाजमी देने होते हैं। तो इन बच्चों को जब हम डायग्नोस करेंगे और डायग्नोस करते हैं तो हमें ये चीज़ लाजमी देखते हैं कि ये बच्चा जो है वो अपने आप को ख़ुद नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं। ट्रीटमेंट प्लान जो होगा वो इसके अकॉर्डिंग करना होता है। और ये जो सेकंड स्पेसिफाई इफ़ है इसमें जो सिम्टम्स हैं ये नॉन जेनेटिक और अदर मेडिकल कंडीशन या फिर जो है वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या फिर कोई और एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो रहा हो तो फिर साथ में हमें ये चीज़ भी मेंशन करना जो है वो लाजमी होती है। इनको जो है वो फिर हम जो है वो एडिशनल कोड के साथ जो है वो मेंशन करते हैं।